हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के चौथे चैप्टर द्विघात समीकरण इसके सभी उदाहरण करेंगे। तो अपने सामने जैसे आप ये देख सकते हैं, पहला उदाहरण ये है और ये दूसरा उदाहरण है, और इसी प्रकार से इस चैप्टर के जितने उदाहरण सभी हम करेंगे। इस चैप्टर में से 3 प्रश्नावली है, तो तीनों प्रश्नावली से पहले उनसे संबंधित उदाहरण है। इस वीडियो में सभी जो उदाहरण है उसको हम करेंगे। इस चैप्टर पे मैंने एक कॉन्सेप्ट का वीडियो बना रखा है, जो परिचय का वीडियो है, आप लोगों को बहुत पसंद आता है, उसका वीडियो बना हुआ है। जो वो वीडियो है और जो इसकी सभी प्रश्नावली हैं, इनके हल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। तो अब इन उदाहरणों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। पहला उदाहरण ये है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो यहाँ पर हमने केवल गणितीय रूप में व्यक्त करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है, ये ध्यान में रखना। केवल हमने गणितीय रूप में इसको व्यक्त करना है, यानी एक हमने समीकरण बनानी है और वो द्विघात समीकरण बनेगी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, क्या लिखा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो यानी दोनों का योग 45 है। आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, इस पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, कि यहां पर आपको 2 चर नहीं लेने हैं। ऐसा आप नहीं लेंगे कि जॉन के पास x कंचे हैं और जीवंती के पास y कंचे हैं, ऐसा आप नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहां पे आपको एक ही चर लेना है, आप केवल एक ही को लेके चलेंगे। जैसे जॉन के पास x कंचे हैं, इसको आप लेके चलेंगे, और फिर जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग 45 है। तो अगर जॉन के पास x हुए तो जीवंती के पास 45 माइनस x होंगे ना। तो ये ध्यान में रखना कि अगर दोनों का योग हमारे पास दिया है, दोनों का योग दिया है, तो अलग अलग करके इसको इस तरह से लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, माना जॉन और जीवंती के पास आरंभ में कंचों की संख्या x और 45 माइनस x थी। तो ये ध्यान में रखना कि जब भी दो संख्याओं का योग दिया होता है तो संख्या हम इस तरह से लेते हैं। मान लो कि अगर दोनों का योग 20 होता तो हम एक x लेते और दूसरा 20 माइनस x लेते। हम यहाँ पर योग 45 है ना, 45 आप देख सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक को x और एक को 45 माइनस x लिया, ठीक है। अब क्या है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो 5-5 कंचे खोने के बाद उनके पास कंचों की संख्या क्या है, तो 5-5 कंचे खोने के बाद, 5-5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या क्या होगी। तो पहले जॉन के पास थे x कंचे, 5 कंचे खो गए तो -5 कर देंगे हम। और जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी, तो जीवंती के पास कंचे थे 45 माइनस x, 5 कंचे खो गए हैं। तो अब कंचों की संख्या क्या है, 40 माइनस x, 45 में से 5 गया 40, ठीक है। यानी ये और ये। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि उनका गुणनफल, यानी 5-5 कंचे खोने के बाद अब कंचों, जो उनके पास कंचे बचे हैं, उनका गुणनफल 124 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या, कि जो उनके पास कंचे हैं, यानी जॉन के पास कंचे x-5 हैं, जीवंती के पास कंचे हैं 40 माइनस x, इनका गुणनफल है 124। 124 ही है ना, हाँ 124। और ये ध्यान में रखना कि अगर हम ब्रैकेट ना भी लगाएं तो भी काम चल जाएगा, बात एक ही है, लेकिन चलो लगा देते हैं। और अब बस हमने इसकी एक समीकरण बनानी है। तो ये हो जाएगा, x का गुणा 40 से किया 40x, फिर x का किया इससे x², फिर 5 का किया 40 से 200, माइनस का आएगा, माइनस प्लस का माइनस, और फिर 5 का किया x के साथ में, तो माइनस माइनस का प्लस होगा और ये 5x आ जाएगा, और ये 124 अपना एज इट इज़। सबसे पहले x² वाला लिखते हैं, -x²। फिर यहाँ पर आएगा, देखो अब x वाली एक तो ये है और एक ये टर्म है, 40x प्लस 5x हुआ 45x, -200, और 124 को अगर हम इस तरफ लेके आ जाएं तो ये हो गया है, तो -x² प्लस 45x माइनस ये हुआ 324, और
ये इसको हम पॉजिटिव रखते हैं पहले वाले को, तो इसके लिए हमको सबके चिन्ह बदलने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यानी ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये दूसरा वाला प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और यही अभीष्ट समीकरण है। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है। सेकंड पार्ट है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। और फिर आगे कंडीशन दी है कि एक दिन में कुल निर्माण लागत अगर 750 है तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। मतलब समीकरण बनाना है हमें, इसीलिए लिखा है ज्ञात करना चाहेंगे। ज्ञात करना नहीं है, लेकिन इसके लिए समीकरण बनानी है। अब यहाँ पर देखो, समीकरण बनाने के लिए चर हमको लेना पड़ेगा x। तो किसे लेंगे? अगर आप देखें यहाँ पे दो चर हैं यहाँ पे, एक तो है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, और दूसरा क्या है, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। अब इसमें से x किसे लें? तो मैंने आपको क्या रूल बताया था, जब परिचय का वीडियो मैंने बनाया था उसमें रूल ये बताया था मैंने कि अगर एक लाइन में, एक ही वाक्य में अगर दो चर दिए हों तो जो बाद वाला चर है उसको x लेना चाहिए, और ये बात 99% काम करती है। तो यहाँ पर है कि माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है, तो हमने क्या किया, ये जो यहाँ ये वाला है इसको हमने x ले लिया है। तो फिर प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या होगा? तो लिखा है ना कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य होगा 55 में से ये घटाना होगा। ठीक है। अब आगे कंडीशन देखो। अब क्वेश्चन ये है, आगे कंडीशन है कि कुल निर्माण लागत 750 है। तो प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत का मतलब क्या है? देखो, कुल लागत कैसे निकलती है, हम इन दोनों का गुणा कर देंगे। भाई मान लो कि एक दिन में बन रही है 35 मोमबत्तियाँ, 35 कैंडल। मान लो कि आप 35 कैंडल बना रहे हो और एक कैंडल का मूल्य है 2 रुपये। तो कुल लागत कितनी हो जाएगी? निर्माण लागत मतलब बनाने का मूल्य 2 रुपये एक कैंडल का है, टोटल 35 कैंडल्स बनाई जा रही हैं। तो आप क्या करोगे, इनका गुणा करोगे ना, और 70 आ जाएगा। 70 रुपये लग रहे हैं निर्माण लागत। वही काम हमने यहाँ पे करना है कि इन दोनों का गुणा करना है। तो प्रश्नानुसार एक तो x है और दूसरा 55 माइनस x। ये क्या है, इनका गुणा करके क्या आएगा? 750। ठीक है। और अब यहाँ पर हम इसको सरल करेंगे। 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं, फिर एक्स वाले को लिखते हैं, और ये 750 उस तरफ है, प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और ये हो गया है। और हम ये जो पहला वाला है इसको हम प्लस में रखते हैं। तो इस चिन्ह बदलो, तो सबके चिन्ह बदलेंगे। ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये आंसर, ये मतलब समीकरण बन चुकी है, और यही हमने ज्ञात करना था। दूसरा उदाहरण है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो एक एक करके इनको लेते हैं। तो इनको हमने सरल करना है, और सरल करने के बाद जिसमें एक्स स्क्वायर बचा रहेगा वो द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर बचा रहेगा, और सबसे बड़ी घात यही होनी चाहिए, कोई क्यूब वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, इसको देखते हैं। तो हम x माइनस वाई के वर्ग का फॉर्मूला लगाएंगे, या a माइनस बी का स्क्वायर जो होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab b प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, प्लस 1 अपना एज इट इज़ आएगा, एंड 2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, और ये हुआ 5, और ये 3 यहाँ से इधर जाएगा, ये हो गया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं
तो हम कहेंगे कि हाँ यह द्विघात समीकरण है। अगर आपको और डिटेल में लिखना है तो आप लिखोगे कि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का रूप है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा दो और सीधा लिख दो यहाँ पे कि हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। बस इतना पर्याप्त है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे बड़ी घात हमें क्या मिली है, 2 मिली है, x का वर्ग है यहाँ पे सबसे बड़ी घात के रूप में, तो बिल्कुल ये है। अब ये हमारे पास ये है, इसको देखते हैं, ठीक है। सरल करेंगे इसको, तो यहाँ पर x का अंदर गुणा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। यहाँ पर हम गुणा करेंगे, अगर आप देखें तो यहाँ पे दो सेम चीज़ें एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसकी यहाँ पे सर्वसमी का आइडेंटिटी लगेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहो। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का वर्ग क्या होता है 4, तो माइनस 4 इधर आएगा प्लस का 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा और ये हो गया एक्स प्लस 8 और 4 12। तो आप बोलोगे कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब हमारे पास ये है, तो फिर वही करना है, इसको सरल करना है। ये हुआ 2x का अंदर गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोनों को बाईं ओर लेके आओ, मतलब सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं बाईं ओर। तो एक्स स्क्वायर प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और 1 यहाँ पर जो है प्लस का है माइनस हो जाएगा। ये हो गया है 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो बचा एक एक्स स्क्वायर, यानी सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये है, और माइनस का 1 ये हमने एज इट इज़ लिख दिया है। तो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हाँ यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो बिल्कुल ये हो गया है। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं x प्लस 2 का होल क्यूब है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है फॉर्मूला, मैं पहले फॉर्मूला ही आपको बता देता हूँ। जब भी हमारे पास a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब ये फॉर्मूला याद करना इसलिए बढ़िया है क्योंकि अगर कभी ये माइनस हो गया तो सारे माइनस कर दो, तो याद रखना इजी है प्लस और माइनस का। तो यहाँ पर इसको हम करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2, जो 3ab है ना, इंटू a प्लस बी। और राइट हैंड साइड ये है एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस इसका गुणा करेंगे 6x स्क्वायर हुआ, 6 दूने 12x है ना, इसका पहले इसमें फिर इसमें गुणा करेंगे, और ये हुआ एक्स क्यूब माइनस 4। सबको बाईं ओर लेकर आते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस एक्स क्यूब, और ये 4 माइनस का था, यहाँ प्लस का हो जाएगा जब बाईं ओर आएंगे बराबर के। अब यहाँ पर देखो क्या कट रहा है, ये कट गया। अब एक्स स्क्वायर वाला ये है, इसको पहले लिखो, फिर एक्स वाले लिखते हैं। तो एक्स वाले यहाँ पर ये है, और फिर जो अचर है 8 है और 4 है, 8 और 4 12, ठीक है। इतना हम छोड़ सकते हैं, और अगर आप चाहो तो इस पूरे में 6 से भाग दे दो। ये जो समीकरण है, क्योंकि 6 से भाग जा रहा है तो दे देना चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये है ना 6, एक बार ये 6 से कटा, सब में हम 6 से भाग दे रहे हैं, 6 दूने 12 और 6 दूने 12। तो ये समीकरण आ चुकी है, ओके। और यहाँ यह द्विघात समीकरण है। अब हमारे पास है ये तीसरा उदाहरण। हमने गुणनखंड द्वारा इस समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। मूल क्या होता है?
मूल होता है जब हम इसको हल करेंगे और x के मान निकलेंगे, उनको मूल कहते हैं। आपको याद होगा जब हम द्विघात बहुपद पढ़ा था हमने बहुपद वाले चैप्टर में, तो उसमें मतलब द्विघात बहुपद के कोई भी जो बहुपद, मान लो ये है, इसमें अगर हम x का ऐसा मान रखें जिसको रखने से ये 0 हो जाए, तो उसको क्या कहते थे, याद है? उसको कहते थे शून्यक। तो फिर हम इसको बराबर 0 रखते थे, x का मान निकालते थे, फिर वो x के जो मान आते थे उनको शून्य कहते थे। समीकरण में वही चीज है, लगभग वही वैसी चीज है, हमने x के ही मान याद करने हैं और इसको हम कहेंगे मूल। ठीक है, इसको मूल कहेंगे हम। तो अब करते हैं इसे। समीकरण हमारे पास है ये, और इसको हमने गुणनखंड करना है मध्यपद विभाजन विधि से। वो कैसे होता है? सबसे पहले हम इनका आपस में गुणा करते हैं, जो बाहर वाले हैं। 3 दूने 6, 6 आया गुणा करके। 6 के ऐसे 2 फैक्टर लिखो, ऐसे गुणनखंड लिखो जिसको प्लस करके 5 आए। तो क्या है ऐसा? 3 दूने 6 और 3 और 2 होता है 5। तो यहाँ पर 3 और 2 हमने लेने हैं, ठीक है? तो याद रखना, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x को हमने लिखना है 3x माइनस 2x, और बाकी अपना एज इट इज लिख देंगे। ये हो गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या लिखते हैं इसके बाद, ध्यान से देखो क्या लिखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5 को लिखते हैं 3 + 2, ऐसा लिखते हैं क्योंकि 5 होता है 3 + 2। 3 + 2 क्यों? क्योंकि जब इनका हमने गुणा किया था, गुणा करके आया था 6, 6 होता है 3 × 2, और 3 और 2 होता है 5। तो इसीलिए हमने 3 और 2 लिए हैं, क्योंकि उनको गुणा करके तो 6 आ रहा है और जोड़ के 5 आ रहा है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 2 5 आ रहा है ना, इसलिए 5 की जगह पे 3 + 2, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x + 3 = 0। तो आप चाहो तो पहले ये लिखो फिर ये लिखो, या आप चाहो तो डायरेक्ट ये लिखो। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि प्लस माइनस की दिक्कत ना हो। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अगर आपको पता है कि भाई -3 और -2 -5 होता है, तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ठीक है? तो आपकी मर्जी है, आप किस में कंफर्टेबल है ज़्यादा। इसमें बस एक स्टेप बढ़ जाता है, इसमें ये प्रॉब्लम होती है, और इसका फ़ायदा भी है, आप समझ गए। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे। यहाँ क्या कॉमन है? इसमें x कॉमन है, अंदर बचा 2x - 3, -1 यहाँ पे कॉमन है, अंदर बचेगा 2x - 3 = 0। ठीक है, 2x - 3 दोनों में कॉमन है, x यहाँ से अंदर बचा और 1 यहाँ से अंदर बचा और बराबर 0। अब एक एक करके इनको 0 रखते हैं। तो सबसे पहले चलो यहीं पे कर लेते हैं। 2x - 3 को अगर हम रखते हैं 0, तो हमें मिलता है 2x = 3, और इससे हमें मिल जाएगा x = 3/2। और अगर हम x - 1 को रखते हैं 0, तो इससे हमें मिल जाएगा x = 1। तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा, एक तो 1 है और एक 3/2 है आंसर। ठीक है, चौथा उदाहरण है, द्विघात समीकरण ये है और इसके हमने मूल ज्ञात करने हैं, गुणनखंड करके ही मूल ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 = 0। तो सबसे पहले इनका आपस में गुणा करते हैं, मध्यपद विभाजन विधि में यही होता है। 6 दूने, ठीक, 12 के ऐसे 2 गुणनखंड करो, मतलब इसको गुणा किया 12 आया, ऐसे गुणनखंड करो जिसको माइनस करके, ये चिन्ह इंपॉर्टेंट है, माइनस करके क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो क्या है ऐसा? यह है 4 × 3 = 12, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 = 0। -4 + 3 होता है -1, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है।
अगर आपको गुणनखंड में प्रॉब्लम है तो एक वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गुणनखंड कैसे करें उसको देख लेना, बहुत काम आएगा आपके। अब इसके बाद आगे हमने कॉमन लेना है, यहाँ से 2x कॉमन लिया, 3x बचा, -2 बचा, यहाँ तो कुछ और कॉमन है ही नहीं तो 1 ही लेंगे हम। 3x - 2 बराबर 0। अब यहाँ पे 3x - 2 कॉमन है दोनों से। जब भी हमें ये एक जैसा दिखता है ना, ये अगर बिल्कुल एक जैसा आ रहा है यानी आप ठीक ठाक कर रहे हो, अगर अलग अलग आ रहे हैं तो यानी गड़बड़ है फिर। और ये हुआ 2x यहाँ बचा और +1 यहाँ से बचा, बराबर 0। अब एक एक करके 0 रखते हैं, तो यहाँ पे जब हम 3x - 2 को रखते हैं 0 तो 3x आया 2 और x आ जाएगा 2/3। और जब हम रखते हैं 2x + 1 को 0 तो 2x आ जाएगा -1 और x आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पे आंसर क्या है, एक तो माइनस का हाफ है और दूसरा 2/3। ये आंसर आ चुका है, ये मूल आ चुके हैं इस द्विघात समीकरण के। ठीक है, अब हमारे पास है पांचवा उदाहरण। हमने यहाँ पर इसके मूल ज्ञात करने हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत होती बिकॉज यहाँ पर रूट है। तो कैसे करेंगे इसको, बड़े आराम से हो जाएगा। देखो हमारे पास है 3x² - 2√6 x + 2 = 0। इसको हमने गुणनखंड करके ज्ञात करना है और मध्य पद विभाजन विधि से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करना है। कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले इसका आपस में गुणा करते हैं, जो हमारा प्रोटोकॉल है हमेशा यही करते हैं। तो इनका गुणा करके 3 दूने हो गया 6, हो गया 6। अच्छा, अब फोकस करो यहाँ पर। यहाँ पर जो भी आपको रूट में दिखे उसको यहाँ से देखो, यहाँ पे जो भी आपको रूट में दिखे उसको यहाँ से अलग कर दो। अब आप कहोगे रूट में तो 6 है, 6 में से क्या अलग करेंगे, तो बिल्कुल आप कर सकते हो 1 × 6। ठीक है, तो रूट में आपको जो भी दिखे उसको अलग कर दो, हो गया अलग। अब सारा फोकस अपना लगाओ, सारा फोकस अपना लगाओ जो यहाँ पर लिखा है उस पे और जो यहाँ पर लिखा है उस पे। अब वही करेंगे हम जो करते आए हैं कि इसके ऐसे गुणनखंड करो जिसको जोड़कर 2 आए। तो एक के क्या गुणनखंड है, बहुत आसान है, 1 × 1 और उनको प्लस करके 2 आएगा। तो बिल्कुल ये याद रखना आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो चीज़ है ये हो जाएगा। देखो मैंने क्या कहा था, 6 को अलग कर दिया ना, इसीलिए किया बिकॉज अब ये हो गया है, एक तो 1√6 और ये हो गया है 1√6। तो जो ये 6 है ना उसको √6 करके लगा देंगे। 1 लिखते नहीं हैं तो ये हटा देंगे हम यहाँ से। तो बेसिकली अब ये बचा √6 और √6। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3x² - √6x - √6x + 2 = 0। ओके, अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन है, देखो √6 होता है क्या, √6 में √3 × √2 होता है, ये आप जानते, 3 दूने 6। और जो 3 है ये होता है √3 × √3। तो यहाँ से क्या कॉमन है, क्लियरली आप देख सकते हैं √3 कॉमन है, x कॉमन है, क्या बचेगा अब। तो अब √3 यहाँ से कॉमन लिया तो अंदर √3 बचा, x² में से x बाहर आ गया तो x बचा, माइनस √6 में से √3 बाहर गया, √2 बच गया, x तो हमने बाहर ले लिया ना, ठीक है, माइनस। अब इस पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें से क्या कॉमन है, तो बात वही है कि √6 तो होता है √3 × √2 और 2 होता है √2 × √2। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, अब समझ जाओ इन दोनों में से क्या कॉमन है। यहाँ पर देखो कि इन दोनों में से क्या कॉमन है, क्लियरली √2 कॉमन है ना, तो √2 हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, माइनस तो आएगा ही क्योंकि माइनस के साथ हमारा एनकाउंटर हो रहा है और मतलब उसका सामना हो रहा है।
√6 में से ये √2 बाहर लिया, अंदर √3 बचा, x बचा, प्लस में से माइनस बाहर लिया, माइनस बच गया, 2 में से √2 बाहर आ गया, √2 अंदर बच गया, बराबर 0। अब ये देखो बिल्कुल एक जैसा है ना, यानी हम ठीक ठाक कर रहे हैं। √3x माइनस √2 कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा ये और यहाँ बचा ये। यहाँ पे बाय द वे ये लगाना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ओके, अब एक एक करके इनको 0 रखते हैं। √3x माइनस √2 बराबर हुआ 0, √3x हुआ √2 और x होगा √2 बटे √3, है ना। एक साथ करके हम लिख सकते हैं इसको, क्या ये मैं मिटा दूं? √2/3 और एक बार इसको 0 रखेंगे। ओहो, ये तो सेम ही चीज़ है, सेम चीज़ है, ये सेम चीज़ आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि x बराबर हो जाएगा 2/3 कॉमा 2/3। आंसर क्लियर, समझ आ गया। ऐसे इसके मूल हम ज्ञात करेंगे। छठा उदाहरण है, अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखो अनुच्छेद 4.1 का मतलब है ये जो यहाँ पर ये दिया गया है, ये ना चैप्टर की शुरुआत में ये प्रार्थना कक्ष है, अपने सामने आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये समीकरण दी गई है, ये वाली समीकरण, इसको हमने हल करना है। यहाँ पर इसको हमने हल करना है और x का मान याद करना है, ठीक है। मतलब विमाएं याद करनी है। विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई, ये विमाएं होती हैं। तो करते हैं इसे। तो ये कक्ष है, आप देख रहे हैं प्रार्थना कक्ष, और ये हमारे पास समीकरण है। देखो ये समीकरण आई कहाँ से है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई का जब हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है क्षेत्रफल, जो कि दिया है कि 300 मीटर वर्ग है। तो जब हम इसको और सरल करेंगे, 2x² + x बराबर 300 और 300 को इधर लेके आएंगे तो हमें ये समीकरण मिलेगी। अब हमने इसको हल करना है, तो क्या तरीका है, सबसे पहले वही कि इनका आपस में गुणा करो। क्या आया, 600 आया। अब 600 के ऐसे 2 गुणनखंड करो जिसको माइनस करके 1 आए। तो कैसे करेंगे, तो इसका टेक्निक जान लो आप। जब भी बड़े नंबर आ जाते हैं ना, तो इसको ब्रेक करना होता है छोटे छोटे नंबर्स में। तो देखो 2 से करेंगे 300, फिर 2 से करेंगे 150, 2 से किया डिवाइड। आपको अगर 5 से आसान लग रहा है ना, उससे भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार 2 से करना है पहले। फिर 5 से किया, 5 6 के 30, फिर 2 से किया 3, 3 से किया 1। अब यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर हमको पेयर बनाने हैं। देखो ये सब फैक्टर्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं, इसमें हमने पेयर बनाने हैं। तो ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको माइनस करके 1 आना चाहिए। तो देखो 2 2 ज़ा 4, 4 5 20, 20 3 दूने 6 5 30, नहीं ये नहीं हो रहा है, कुछ और देखते हैं। 5 5 25, 4 दूने 8, 2 दूने 4, दूने 8 3 24, 24 25, अरे वाह ये हो गया, ठीक है ना। 24 25 यानी 300 मतलब 600 जो है ये हो जाएगा 25 गुणा 24। तो यहाँ पर हम गुणनखंड कैसे करेंगे, 2x² + 25x - 24x। तो इसको हमने लिख दिया है, ये जो वहाँ पर 1x है इसको हमने लिख दिया है 25x - 24x, है ना। और साथ में है -300 = 0। अब यहाँ कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन है, अंदर बचेगा 2x + 25, और यहाँ कॉमन है 12 नहीं 24 पूरा, 12 भाई 12 कॉमन है, तो अंदर बचेगा 2x, है ना। इसको ध्यान में रखना है,
तो इसलिए मैं समझा कि अच्छा 12 ही कॉमन आएगा। माइनस में से माइनस बाहर आ गया, प्लस हो गया, 12 दूनी 24, 12 25 60, और ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं, यानी हम ठीक कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं इसके और इसकी बात कर रहा हूँ, ये एक जैसे हैं यानी हम ठीक ठाक चल रहा है। टू एक्स प्लस 25 अगर हम 0 लेते हैं तो 2x हो जाएगा -25 और x आ जाएगा -25/2। ये संभव नहीं है, क्योंकि कोई दूरी जो है वो माइनस में नहीं हो सकती है। फिर अब दूसरा लेते हैं, ये वाला x -12 बराबर 0 और x आया है 12। तो हम लिखेंगे कि प्रार्थना कक्ष की लंबाई, प्रार्थना कक्ष की लंबाई 2x + 1, x है 12, 12 दूनी 24 और एक 25 मीटर, और प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई, तो चौड़ाई तो x ही है और x है 12। ठीक है, ओके। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, विमाएं ज्ञात कीजिए। तो विमाएं यही होती है, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब इन्हीं को विमा कहते हैं। तो ये आंसर आ चुका है। ओके, अब हमारे पास है 7वां उदाहरण। ये द्विघात समीकरण यहाँ पर दी है, हमने इसका विविक्त कर ज्ञात करना है और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो अब हम बढ़ चुके हैं, जो आपके पास 4.3 एक्सरसाइज है, 4.3 प्रश्नावली है, उससे संबंधित उदाहरणों पर। तो उसमें आपके पास विविक्त कर है, फिर द्विघात सूत्र है जिसको श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं, x = -b + -√b² - 4ac/2a। तो इसकी तरफ अब हम बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ होगा। इसमें जो आप रूट के अंदर वाली चीज़ देखते हैं, इसको बोलते हैं विविक्त कर, और ये बताता है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ज्ञात करना है विविक्त कर। विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट, ये होता है b² - 4ac। इस पे हम मान रखेंगे। देखो, सबसे पहले समीकरण को लिख देते हैं। समीकरण है 2x² - 4x + 3 = 0। ये है समीकरण, दी हुई समीकरण। यहाँ a क्या है, 2 है जो x² का गुणांक है, b क्या है, -4 है, और c है 3। तो विविक्त कर क्या होगा, b है -4, b² - 4ac, 4 × a × c, 16 - 4 दूनी 8 × 24, और ये आ रहा है -8, यानी ये 0 से कम है, माइनस में है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर देखो, जब ये माइनस में आता है ना, तो फिर इसके वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तो दे समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। इस तरह से हम अपना आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आएगा। देखो, आपके मन में अगर ये प्रश्न है कि ऐसा क्यों हुआ है कि ये जब माइनस में आया है तो इसके वास्तविक मूल नहीं है, तो वापस से याद करो इसका फॉर्मूला, जो द्विघात सूत्र है, श्रीधराचार्य सूत्र है, जो x = -b ± √b² - 4ac/2a। यहाँ पे फोकस करो, रूट के अंदर में जो है, रूट के अंदर है b² - 4ac। क्या है रूट के अंदर, b² - 4ac, ये है ये। अब आप सोचो कि रूट के अंदर b² - 4ac है, अगर ये माइनस में आया तो यानी रूट के अंदर माइनस हो गया, और रूट के अंदर अगर माइनस होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये वास्तविक नहीं है। ठीक है ना,
इसी वजह से, क्योंकि x का मान निकालने के प्रोसेस में रूट के अंदर में माइनस आ रहा है, इसलिए इसके वास्तविक मूल नहीं है। तो इसी वजह से जब b² - 4ac माइनस में आता है तो हम कहते हैं इसके वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, और यही होती मूलों की प्रकृति। अगर आप ये सोच रहे हैं सर ये प्रकृति तो हमने नहीं निकाला, प्रकृति यही तो है, नेचर, उसका नेचर कैसा है, तो इसका नेचर ऐसा है कि इसके वास्तविक मूल नहीं है, ये इसका नेचर है, इसके मूलों का नेचर है कि वास्तविक नहीं है। अब हमारे पास ये है 8वां उदाहरण। 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। देखो पहले तो एक पार्क बनाते हैं, ये है, और इसका व्यास है ये इसका केंद्र है, और इसका व्यास 13 मीटर है, तो ये 13 है। इसकी बाउंड्री पर, परिसीमा मतलब पार्क की बाउंड्री पर एक बिंदु पर एक खंभा गाड़ना है, और इस तरह से गाड़ना है कि एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी, एक फाटक यहाँ पर बना है ए और एक यहाँ पर बना है बी, यहाँ से दूरी का अंतर 7 मीटर हो, 7 मीटर हो। यानी देखो जो खंभा बनना है वो इस बाउंड्री पर कहीं बनना है, ये जो बाउंड्री है यहाँ पर कहीं बनना है, और कहाँ पर बनना है, कहाँ पर बनेगा ये, इस तरह से बनना है कि जो दूरी है उसकी, जैसे एक खंभा मैंने यहाँ पे गाड़ दिया, एक खंभा इस तरह से, ठीक है ना, गाड़ दिया, तो इसकी दूरी यहाँ से अगर हम देखें और यहाँ से हम देखें तो मान लो कि ये बिंदु P है, खंभा जहाँ पर गाड़ा है वो P है, तो AP में से AP माइनस BP 7 है। अब जो खंभा है वो माना कि P पर है। अब प्रश्नानुसार क्या है कि जो A से P की दूरी है और B से P की दूरी है, इनका अंतर है 7, है ना, ये क्वेश्चन में लिखा है, और साथ में AB 13 भी दिया है, ये जो दूरी है 13 मीटर दी है, ये दूरी में से ये दूरी को माइनस करके 7 मीटर आ रहा है, ये है बात। अब हम इसमें x किसको ले, तो x हम लेते हैं इस वाले को, तो माना BP बराबर है x, तो AP माइनस BP की जगह पे x रखो इसमें, है ना, BP की जगह पे x रखा, ये आ गया, और हम AP अगर निकालें तो ये आ जाएगा x + 7। तो हमारे पास क्या है, BP है, AP है, मतलब हमने इसको ले लिया है x और ये आ गया है x + 7, ये है 13। पर इनका यूज़ कैसे करें, तो देखो जो अगर हम देखें त्रिभुज APB में, इसमें ये कोण 90 अंश का है, यानी कोण APB बराबर है 90 अंश। ऐसा क्यों, क्योंकि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, तो ये अर्धवृत्त है, मतलब जो व्यास है ये वृत्त को 2 हिस्सों में बांटा है ना, तो ये अर्धवृत्त है, तो कोई भी व्यास जो होता है वृत्त की परिधि पर 90 अंश का कोण बनाता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि समकोण है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तो त्रिभुज APB में क्या होगा, AP का वर्ग प्लस BP का वर्ग बराबर AB का वर्ग, है ना, और ये क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब यहाँ पे हम रखते हैं AP है x + 7, BP है x, और AB है 13, A² + 2AB + B², बाकी ये x² एज इट इज़, 13 का स्क्वायर होता है 169, x² और x² हो गए 2x², 7 दूनी 14 x, और 159 इधर आएगा, माइनस होगा तो ये माइनस का 120 हो जाएगा, ठीक है। 159 में से 49 गया तो 20 बचा, और ये इस तरह से आ जाएगा। पूरे समीकरण में 2 से भाग जा रहा है, x² + 7x -
60 बराबर हुआ 0। तो हमारे पास ये एक द्विघात समीकरण आ चुकी है। अब हमने इसे सॉल्व करना है और x का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो आपके पास दो तरीके हैं सॉल्व करने के। या तो आप इसका गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं नॉर्मली, या फिर इसको हम द्विघात सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं x का मान। अब बात यह है कि अगर एग्ज़ाम में आपके पास एक क्वेश्चन आता है और ये नहीं बोला गया कि किस विधि से करना है, तो आपका जो मन है वो विधि लगाओ। आप गुणनखंड से भी कर सकते हैं और द्विघात सूत्र लगा के भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये उदाहरण द्विघात सूत्र की प्रश्नावली से पहले है, इसलिए इसको हम द्विघात सूत्र से हल करेंगे। ये अलग बात है कि ये गुणनखंड करके भी हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको गुणनखंड करके इसको बताता हूँ। ओके, कि गुणनखंड नॉर्मल गुणनखंड से कैसे हो जाएगा। 60 के ऐसे दो गुणनखंड करो जिसको माइनस करके 7 आए। 12 × 5 = 60 सिंपल, और 12 में से 5 गया 7, तो 12 और 5 याद रखना। तो ये हो जाएगा x² + 12x - 5x - 60 बराबर 0। अब इन दोनों में से x कॉमन है और इन दोनों में से -5 कॉमन है, तो ये होगा x माइनस बाहर आ गया, प्लस हो गया, 12 × 5 = 60। अब एक जैसे आ रहे हैं ना, यानी ठीक ठाक चल रहा है काम। तो x + 12 दोनों से ले लिया कॉमन, यहाँ बचा x और यहाँ बचा -5, ये हो गया है। अब एक एक करके इनको 0 रखते हैं। तो अगर हम रखते हैं x + 12 बराबर 0, इससे x आएगा -12, जो कि संभव नहीं है। कोई दूरी माइनस में कैसे हो सकती है। और x - 5 को 0 अगर हम लें तो x हो जाता है 5। तो हमारा आंसर मतलब x आ चुका है 5। तो ये तो है BP 5 आ चुका है, जो गेट B से पोल की दूरी ये है, और गेट A से पोल की दूरी ये x + 7 है। तो कैसे लिखेंगे, देखो गेट B से पोल की दूरी जो कि BP है, ये x है, ये है 5 मीटर। गेट A से पोल की दूरी जो कि है AP, जो कि x + 7 थी, 5 + 7 यानी 12 मीटर, और ये हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, और क्योंकि ये उदाहरण द्विघात सूत्र वाली जो प्रश्नावली है उससे पहले है, तो हम इसको द्विघात सूत्र लगाकर भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर ये अलग बात है, एग्ज़ाम में अगर आता है तो ये हो चुका है, आपका आंसर आ चुका है, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब हम इसको हल करेंगे द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र क्या है। द्विघात सूत्र है, देखो यहाँ पर a क्या है, x का गुणांक यानी 1, a x² का गुणांक, b x का गुणांक, और c जो अचर पद है। द्विघात सूत्र से क्या होता है, -b + -b² - 4ac / 2a। b है 7, ठीक है ना, 7² -4a1 है, c है -60। तो जो ये मान है यहाँ पर हमने रख दिए हैं / 2a, a की जगह पे 1 है। अब ये सरल करेंगे हम इसको, 49 + 6 × 6 = 24 है ना, प्लस क्यों, माइनस का प्लस हुआ, बटे 2 × 2 प्लस करेंगे, 240 + 49 होता है 289, और इसका वर्गमूल होता है 17। अब यहाँ पर x के दो मान निकलेंगे। एक तो हम माइनस अगर लेते हैं तो यह आएगा
और प्लस अगर लेते हैं, मतलब ये तो आएगा देखो क्या, -24/2 यानी -12, जो कि संभव नहीं है, माइनस ले है ना, संभव नहीं। तो फिर क्या, माइनस, ये प्लस लेंगे हम, 17 में से 7 गया 10, 10/2 और ये आया है 5। ओके, और ये आ चुका है 5। तो जो BP है, गेट B से दूरी BP यानी x, ये आ चुकी है 5 मीटर। गेट A से दूरी AP है जो x + 7 यानी 5 + 7 = 12 मीटर। समझे ना, जो AP BB था जो शुरू में हमने लिया था कि गेट A से दूरी AP, गेट B से दूरी BP, तो ये हमने रख दिया है इनमें, और इस तरह से ये आंसर आ चुके हैं। मतलब जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा वैसे हमने वहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है दोनों तरह से, विविक्त कर मतलब द्विघात सूत्र से, और जो गुणनखंड वाला तरीका है। लेकिन हर बार गुणनखंड से चीज़ें सॉल्व हो जाएं ज़रूरी नहीं है। कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि गुणनखंड से नहीं हो पाता है, फिर जाके हमको द्विघात सूत्र लगाना पड़ता है। पर यहाँ पे दोनों ही आराम से हो रहे थे। और अब बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। अब हमारे पास है ये उदाहरण, ये समीकरण दिया है, इसका विविक्त कर ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और अगर वास्तविक हैं तो उन्हें मूलों को ज्ञात भी करना है। ओके, हमारे पास है 3x² - 2x + 1/3। अच्छा, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर अगर हम इस 3 से गुणा ना करें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि यहाँ अपॉन में जब भिन्न में चीज़ें होती हैं ना, थोड़ा मुश्किल सा महसूस होता है। तो फिर बच्चे क्या करते हैं, मतलब क्या करना भी चाहिए कि 3 से गुणा कर दो, ताकि ये हो जाए 9x² - 6x + 1 = 0, और उसके बाद आराम से कर लो इसे। लेकिन यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही हो जाएगा। अब क्यों, कैसे, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो हमने ज्ञात करना है इसका विविक्त कर। अच्छा, पहले ABC लिख देते हैं। A है 3, B - 2, C 1/3, और विविक्त कर होता है B² - 4AC। अब यहाँ पे हम इनका मान रखते हैं, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे ABC है, ये हमने यहाँ पे रखना है। तो B है -2, -4 × A है 3, ओके, और C है 1/3, ओके, और ये तो हुआ 4, और यहाँ पे ये 3 और 3 कैंसिल हो गया है। तो याद है मैंने आपको क्या कहा था कि इसको ऐसे 3 का मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भविष्य मैंने देख लिया था कि ऐसा होगा, इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया और ऐसे ही किया इसे। खैर, 4 में से 4 गया, हुआ 0, तो विविक्त कर 0 आ गया है। तो जब भी ऐसा होता है, विविक्त कर 0 होता है, तो मूलों की प्रकृति क्या होती है? तो समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं। ठीक है, ये हो गया है, हमने विविक्त कर ज्ञात कर लिया है, एक आंसर हमारा ये आया है। मूलों की प्रकृति हमने ज्ञात कर ली है, एक आंसर ये आ गया है। और अब हमने मूल भी ज्ञात करने हैं, तो वास्तविक है तो मूल हमने ज्ञात करने हैं। तो फॉर्मूला क्या है? x = -b ± रूट b² - 4ac/2a। -b है, देखो b क्या है यहाँ पे, -2 है, ± रूट b² - 4ac हम निकाल चुके हैं पूरा का पूरा, जो कि 0 है, /2 × a है 3, तो यह आया है 2/6, 1/3। ओके, और अब देखो, अब क्योंकि द्विघात समीकरण है तो हमको 2 मूल लिखने होते हैं, और दोनों ही मूल यही हैं, क्योंकि मूल तो बराबर है ना। तो हम लिखेंगे कि इसीलिए मूल
क्या है 1/3 एंड 1/3 है। इतना ठीक है, ये आंसर आ गया है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आपको समझ आया होगा और इसी के साथ सभी उदाहरण इसके कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट हो अपना कमेंट बॉक्स में पूछना। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।